नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए फिर से अपनी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोजाना आपको नई और दिलचस्प कहानियां देती रहूं। अगर आपको कहीं कुछ बदलने की जरूरत लगे, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं अपनी कहानी को और बेहतर बना सकूं। तो चलिए, आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैरिज एपिसोड। दक्ष के दोस्त अब जा चुके थे। ओबेरॉय मेंशन में एक बार फिर से सन्नाटा और शांति का माहौल था। अन्या भी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसकी नजर कमरे में रखी बड़ी और आलीशान चीजों पर पड़ी। हर चीज बेशकीमती लग रही थी। उसकी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर गई। ये तस्वीर दक्ष की थी, जिसमें वह 3 पीस सूट पहने, बालों को सलीके से सेट किए और कलाई पर रोलेक्स वॉच पहने खड़ा था। अन्या की नजरें उस तस्वीर पर ही थम गई। उसे अचानक लगा कि आसपास क्या हो रहा है। इसका कोई होश ही नहीं रहा। अन्या मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं किस्मत ने कहाँ से तारे जोड़ दिए हैं। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं आगे इस रिश्ते का क्या होगा, मगर मैं अपने बाबा के लिए इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अन्या एक मासूम और भोली लड़की थी, जिसे दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं था। वह अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। तभी फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन देखा तो उस पर उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। अन्या ने कॉल रिसीव कर ली। बेटा, तुम कैसी हो? उसकी माँ ने पूछा। अन्या अपने चेहरे पर हाथ रखकर सुबकने लगी, मगर उसने अपनी आवाज को दबाए रखा। उसकी माँ ने दोबारा कहा, हेलो बेटा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे पता है, शायद तुम वहां अकेली हो, मगर याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी हारना नहीं सिखाया। हम लोग तुम्हें यहाँ बहुत याद कर रहे हैं। अन्या की माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अन्या ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, माँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर अन्या ने कॉल कट कर दी और धड़ाम से बेड के पास जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त ओबेरॉय मिशन में दादाजी बहुत चिंतित थे। ममता जी ने दादाजी से पूछा, क्या हमने सही फैसला लिया? पता नहीं, अन्या जैसी मासूम लड़की को इस घर में लाकर इस घर में सर हम सही कर रहे हैं या नहीं। दादाजी ने ममता जी को डांडस बंधाते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये सब भाग्य का खेल है। शायद किस्मत ने इन्हें एक दूसरे से जोड़ा है। जो भी होगा भगवान के हाथ में है। तुम चिंता मत करो। तभी रेहान कमरे में दाखिल हुआ और दादाजी से बोला, दादाजी, क्या मैं दक्ष भाई के मेंशन जा सकता हूँ? मुझे भी अपनी भाभी से मिलना है और उनके हाथ का खाना खाना है। दादाजी ने कुछ सोचकर हामी भर दी। ममता जी भी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भी अपनी बहू से मिलना है। मेरा खड़ूस बेटा तो मुझे अपनी बहू से मिलने नहीं देगा। कुछ देर बाद वे सभी दक्ष के मेंशन पर पहुंच गए। जब दक्ष ने दरवाजा खोला, तो वह सामने देखकर हैरान रह गया। उसकी फैमिली कभी भी उसके मेंशन पर नहीं आई थी, लेकिन आज वे सब अन्या से मिलने आए थे। ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे? रेहान ने मजाक में कहा, भाई, क्या आप यहीं से हमें वापस भेजने का इरादा रखते हैं? दक्ष ने हल्की सी झिझक के साथ दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने दिया। ममता जी और दादाजी हाथ पकड़ते हुए अंदर आ गए। रेहान ने हंसते हुए आवाज दी, भाभी जी, आप कहाँ हो? देखिए, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। जब अन्या ने रेहान की आवाज सुनी, तो उसे खुशी हुई कि इस अजनबी घर में भी कोई उसे पूछने वाला है। उसने अपने आंसू पोंछे, चेहरा धोया और नीचे आई। ममता जी और दादाजी सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रेहान ने अपनी भाभी को देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गया। अन्या हल्की सी चौंक गई, क्योंकि वह एक दुबली पतली लड़की थी और रेहान का भार सहन नहीं कर पा रही थी। पीछे से दादाजी ने हंसते हुए कहा, बस करो बेटा, क्या तुम अपनी भाभी को दबाने का इरादा रखते हो? रेहान ने यह सुनकर मुंह बना लिया। अन्या भी अपनी पूरी फैमिली को देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी नीली आंखों में एक चमक आ गई थी। वह आगे बढ़कर दादाजी और ममता जी का आशीर्वाद लेने लगी। ममता जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, बेटियां पैर नहीं छूती, गले लगती हैं। अन्या ये सुनकर मुस्कुरा दी। ममता जी ने उसे गले से लगा लिया और अन्या की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। वहीं दक्ष थोड़ी दूरी से चुपचाप अन्या को देख रहा था।
उसके दिल में सवाल उठ रहा था, क्या कोई चेहरे पर मुखौटा पहनकर इतनी देर तक ऐसे रह सकता है? हर लड़की एक जैसी होती है, मगर क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता जी ने अन्या से पूछा, बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मेरा बेटा तुम्हें सता तो नहीं रहा? अगर वो कुछ भी करे, तो उसकी शिकायत मुझसे करना। मैं उसका कान खींच दूंगी। अन्या ने यह सुनते ही मन में एक सीन बना लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर दादाजी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दक्ष, जो अब तक अन्या को ही देखे जा रहा था, उसकी हंसी में खो सा गया। उसे आसपास की कोई सुध नहीं रही। तभी पीछे से रेहान ने दक्ष को कंधे से धक्का दिया और मजाक में गाने लगा, तुम भी हो, मैं भी हूं, पास आओ तो कह दो, आखिर क्यों पल भर में दीवाना यूं मैं हो गया। यह कहकर रेहान ने सीटी बजाई और ममता जी के पास आकर बैठ गया। दक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गई और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में जाते ही दक्ष ने गुस्से में सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, आखिर कैसे मैं खुद को इस हालत में पहुंचने दे सकता हूँ। उसे अपना अतीत याद आने लगा, जब एक लड़की ने उसे धोखा दिया था। दक्ष का अतीत एक ऐसा पहलू था जिसे उसने खुद से भी छिपा कर रखा था। वह उस गहरे दर्द को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर चुका था। लेकिन आज जब अन्या की हंसी और उसकी मासूमियत उसे भेदने लगी, तो वह अतीत की परछाइयों में खोने लगा। यह कहानी शुरू होती है जब दक्ष 10वीं कक्षा में था। नया सत्र शुरू हो रहा था और वह अपनी किताबें लेकर स्कूल के गलियारों में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी, तारा। तारा ने उस स्कूल में उसी साल दाखिला लिया था। हल्के भूरे रंग के बाल, हंसी में झलकी मासूमियत और आंखों में एक अलग सी चमक थी। पहली बार जब दक्ष ने तारा को देखा तो उसे लगा जैसे समय थम गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा एहसास क्या था। तारा का मासूम चेहरा और उसकी हंसी ने दक्ष के दिल पर गहरा असर किया था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनने लगे। हर रोज स्कूल में तारा से बातें करना, क्लास में उसके पास बैठना, लंच में उसके साथ खाना, ये सब कुछ दक्ष की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। दोस्ती से प्यार। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती कॉलेज तक पहुंच गई। इस दौरान दक्ष को यह एहसास हो गया था कि वह तारा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। तारा उसकी हर बात समझती थी, उसके हर दुख सुख की साथी बन चुकी थी। तारा के साथ समय बिताना ही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। वह सोचने लगा कि तारा ही उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। पहला इजहार कॉलेज के दूसरे साल में। एक दिन दक्ष ने तारा से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह पूरी रात सोचता रहा, अपनी भावनाओं को शब्दों में कैसे पिरोए। उसने एक गिफ्ट खरीदा, एक खूबसूरत डायरी, जिसमें उसने तारा के लिए अपने दिल की सारी भावनाएं लिख डाली थीं। अगले दिन दक्ष ने तारा को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। तारा हमेशा की तरह हंसते हुए आई, लेकिन दक्ष की आंखों में कुछ अलग दिख रहा था, एक गहरी गंभीरता। तारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, दक्ष ने कांपते हुए कहा। तारा उसकी तरफ देखती रही और मुस्कुरा दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तारा ये सुनकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने दक्ष को तुरंत मना नहीं किया। उसने कहा, दक्ष, मुझे समय चाहिए। मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन इस बारे में सोचना पड़ेगा। दक्ष ने उसकी बात समझी और उसे स्पेस दिया। वह तारा की कोई भी बात मानने को तैयार था। तारा का बदलना। वक्त के साथ तारा का बर्ताव बदलने लगा। वह अब पहले की तरह खुलकर दक्ष से बात नहीं करती थी। धीरे धीरे तारा ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह अक्सर नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगी और दक्ष को नजरअंदाज करने लगी। एक दिन जब दक्ष ने तारा से इस दूरी का कारण पूछा, तो तारा ने बहुत ही सर्द अंदाज में कहा, दक्ष, मुझे लगता है कि हमारे बीच की दोस्ती अब वैसी नहीं रही। तुमने जो मुझसे कहा, उससे सब कुछ बदल गया है। और सच कहूं, मैं तुम्हारे साथ अब और वक्त नहीं बिता सकती। दक्ष का दिल टूट गया था। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि तारा इस तरह से उसका दिल तोड़ देगी। तारा ने उससे सिर्फ दूरी ही नहीं बनाई, बल्कि नए दोस्तों के साथ उसकी जगह को भी भर दिया। उसे हर रोज तारा को दूसरों के साथ हंसते हुए देखना पड़ता और ये दृश्य उसके दिल पर हर बार एक नश्तर की तरह वार करता। प्यार का दर्द। दक्ष की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह कॉलेज जाना बंद कर दिया। हर रोज तारा के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते।
एक समय था जब वह उसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन अब वही दुनिया उसके लिए अंधकार में हो गई थी। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी उसके दर्द को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। तारा की तस्वीर उसकी आंखों से हटती ही नहीं थी। वो हर उस लम्हे को याद करता जो उसने तारा के साथ बिताया था। कैसे वो दोनों एक ही छतरी के नीचे बारिश में भीगे थे, कैसे उन्होंने साथ में हंसी खुशी के लम्हे बिताए थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जब तारा ने दक्ष का प्रपोजल ठुकराया, तो दक्ष अंदर से टूट गया था। वह उसे हर दिन कॉलेज में देखता, पर वह उससे दूर दूर रहने लगी थी। तारा ने नए दोस्त भी बना लिए थे, और अब वह दक्ष से बात भी नहीं करती थी। उसके दिल पर तारा के इन बदले हुए बर्ताव ने गहरी चोट की थी। तारा का बदलता जीवन। तारा एक साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में बिताई थी। उनका गुजारा मुश्किल से चलता था, और तारा की पढ़ाई भी कर्ज लेकर ही हो पाई थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता था। उसकी दुनिया छोटी थी और उसके पास सीमित साधन थे। जब तारा की मुलाकात दक्ष से हुई थी, तो उसके जीवन में एक नई चमक आ गई थी। दक्ष का अमीर परिवार, उसकी जिंदगी का आलीशान तरीका, और वह खुद एक बड़े स्कूल में पढ़ता हुआ लड़का, ये सब कुछ तारा के लिए किसी सपने जैसा था। धीरे धीरे दक्ष ने तारा का हर खर्च उठाना शुरू कर दिया। उसके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक हर चीज का ध्यान दक्ष ही रखता था। तारा को यह सब अच्छा लगने लगा। उसके जीवन में अचानक से एक नई तरह की आजादी और आराम आ गया था। तारा का एहसास। लेकिन जब तारा ने दक्ष का प्रपोजल ठुकराया और उससे दूरी बनाने लगी, तो उसके लिए हालात बदलने लगे। वह अपने नए दोस्तों के साथ तो वक्त बिताने लगी थी, मगर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अब भी कई चीजों में दक्ष पर निर्भर थी। उसकी जिंदगी का आराम, उसके नए कपड़े, उसका खर्चा, ये सब कुछ दक्ष के पैसों से चल रहा था। जब तारा ने खुद को दक्ष से पूरी तरह अलग किया, तो उसे समझ आया कि बिना उसके वह फिर उसी साधारण जिंदगी में लौट जाएगी, जहां उसे हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि उसने शायद गलती कर दी थी। तारा की वापसी। तारा अब फिर से दक्ष की जिंदगी में वापस आने का रास्ता ढूंढने लगी। एक दिन उसने दक्ष को कॉल किया। दक्ष, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। दक्ष, जिसने अब तक तारा को भुलाने की कोशिश की थी, उसका फोन सुनते ही बेचैन हो गया। वह अब भी उससे बेहद प्यार करता था, और तारा की आवाज ने उसकी पुरानी भावनाओं को फिर से जगा दिया। दोनों एक कैफे में मिले। तारा ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा, दक्ष, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ हो सकते हैं। दक्ष, जो तारा से दिलोजान से प्यार करता था, ये सुनकर खुश हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे वापस अपनी जिंदगी में जगह दी। छिपे हुए इरादे। लेकिन तारा का मकसद कुछ और था। अब वह केवल प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सुविधाओं के लिए दक्ष के साथ रहना चाहती थी। उसे अब दक्ष के प्यार से ज्यादा उसके पैसों और उसकी लाइफस्टाइल की जरूरत थी। दक्ष को इस बात का आभास हो रहा था, मगर उसका दिल तारा के लिए इतना कमजोर था कि वह सब जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि तारा अब उससे सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ी है, पर उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वह हर चीज को नजरअंदाज कर देता। दक्ष का त्याग। तारा जब भी कुछ मांगती, दक्ष बिना किसी सवाल के उसे पूरा करता। उसने तारा को हर संभव खुशी देने की कोशिश की, चाहे वह खुद अंदर से कितना ही टूट रहा हो। वह हर बार तारा की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता। तारा अब उसका इस्तेमाल कर रही थी, पर दक्ष उसके प्यार में अंधा हो चुका था। एक दिन तारा ने दक्ष से एक महंगे गिफ्ट की मांग की। दक्ष जानता था कि ये सिर्फ उसकी लालच थी, मगर उसने बिना किसी शिकायत के वह भी पूरा किया। वह तारा को खुश देखना चाहता था, भले ही उसके दिल पर कितनी ही चोट क्यों न लगे। दक्ष का दर्द। दक्ष की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह खुद को भूल चुका था। तारा के प्यार के नाम पर वह अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर दक्ष ने किसी की नहीं सुनी। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ, वह हमेशा कहता था, पर असल में वह प्यार का अंधा हो चुका था। तारा ने उसके दिल को छलनी कर दिया था, लेकिन उसने अपनी तकलीफों को अपने अंदर ही दबा लिया था। अंतिम धोखा। कुछ महीनों बाद, जब तारा को लगा कि अब उसे दक्ष की और जरूरत नहीं है, तो उसने एक बार फिर से उससे दूरी बनानी शुरू कर दी।
दक्ष ने यह महसूस किया, मगर वह कुछ नहीं कर सका। उसकी हालत अब और भी बुरी हो गई थी। वह अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करता, मगर हर बार तारा को अपने सामने देखकर उसका दिल टूट जाता। अंत में तारा ने एक दिन दक्ष से कहा, दक्ष, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ लिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। दक्ष ये सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह बोल नहीं पा रहा था। वह ये जानते हुए भी कि तारा उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, उसे कभी खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब तारा ने उसके दिल को पूरी तरह से रौंद दिया था। दक्ष का टूटना। उस रात दक्ष अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने सारे गिफ्ट्स जो तारा के लिए खरीदे थे, एक जगह इकट्ठा कर दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहाँ गलती की थी। मैंने तारा के लिए सब कुछ किया, फिर भी मैं उसका दिल क्यों नहीं जीत सका? वह खुद से पूछता रहा। दक्ष का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी किसी से इतना प्यार नहीं करेगा। उसके दिल में तारा के लिए जो बेपनाह मोहब्बत थी, वह अब घृणा में बदलने लगी थी। ये वही घाव था जिसने दक्ष को वह बना दिया जो आज वह है, एक ठंडे दिल वाला इंसान जो अब किसी पर भरोसा नहीं करता। तारा के जाने के बाद का दक्ष। तारा के धोखे ने दक्ष की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह जो कभी एक हंसमुख, भरोसेमंद और भावुक लड़का था, अब अपने अंदर एक कठोर दीवार खड़ी कर चुका था। तारा के जाने के बाद दक्ष ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। वह अब किसी पर विश्वास नहीं करता था, खासकर प्यार और रिश्तों पर। दक्ष का नया रूप। तारा के जाने के बाद दक्ष ने अपने जीवन में एक नई दिशा ली। उसने अपने आप को सिर्फ अपने करियर और पैसों की ओर मोड़ लिया। तारा के साथ बिताए हर लम्हे ने उसे यह सिखाया कि प्यार सिर्फ एक धोखा है, और वह अब किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा चुका था और अपनी जिंदगी को सिर्फ सफलता और शक्ति के आसपास सीमित कर लिया था। अगर दुनिया में सिर्फ पैसे की कदर है, तो मैं वही कमाऊंगा। यह सोचकर उसने अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाया। वह अब और भी अमीर हो गया। हर तरह की लग्जरी उसे हासिल थी। उसकी गाड़ियों से लेकर उसकी प्रॉपर्टीज तक हर चीज शानदार थी। लेकिन उसकी जिंदगी में वह खालीपन अब भी बना हुआ था, जिसे तारा के जाने के बाद कोई भर नहीं सका। दक्ष का स्वभाव। दक्ष अब लोगों के सामने एक ठंडे और निर्दयी इंसान की तरह दिखाई देने लगा। जहां कभी उसकी हंसी और गर्मजोशी थी, अब वहां एक गहरी खामोशी और उदासी थी। उसकी आंखों में अब किसी के लिए कोई दया या प्यार नहीं था। वह दूसरों से दूरी बनाकर रखता और किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देता। तारा ने उसके दिल को इस कदर चोट पहुंचाई थी कि वह अब किसी भी भावना को व्यक्त करने से डरता था। तारा की यादें। हालांकि उसने तारा को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, लेकिन उसकी यादें अभी भी उसे चैन से जीने नहीं देती थीं। हर बार जब वह अकेला होता, तारा के साथ बिताए लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते। तारा ने मुझे क्यों धोखा दिया? ये सवाल हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता था, लेकिन अब उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। दक्ष ने अब अपने आप को दर्द से घेर लिया था। वह तारा के लिए जो मोहब्बत रखता था, वह अब कड़वाहट और नफरत में बदल चुकी थी। वह खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाता कि उसे तारा की परवाह नहीं है, मगर असल में वह अब भी उसके जाने के दर्द से उबर नहीं पाया था। वह हर दिन उस लड़की के ख्यालों में उलझा रहता, जिसने उसकी जिंदगी को इस कदर बदल दिया था। लेकिन वह अब इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहता था। तारा ने जो दर्द दिया था, उसने दक्ष को सिखा दिया था कि प्यार की दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब वह हर किसी के सामने एक मास्क पहने रखता था, एक ऐसा मास्क जो उसे एक ठंडे, कठोर और शक्तिशाली इंसान के रूप में दिखाता, जबकि अंदर से वह अब भी टूटा हुआ था। दक्ष का फैसला। तारा के जाने के बाद दक्ष ने एक फैसला लिया। वह अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा, न ही किसी को अपने करीब आने देगा। प्यार सिर्फ एक कमजोरी है, वह खुद से कहता था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ काम, ताकत और सफलता के इर्द गिर्द घूमने लगी थी।
उसका दिल अब तारा की दी हुई चोट से पत्थर बन चुका था। दक्ष अब वह व्यक्ति नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। तारा के धोखे ने उसे इतना बदल दिया था कि अब वह सिर्फ अपनी भावनाओं से बचने के लिए अपने काम में डूबा रहता था। वह खुद को यह यकीन दिला चुका था कि प्यार और रिश्ते सिर्फ एक भ्रम है और उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब तारा की यादें दक्ष के दिल में एक गहरे जख्म की तरह बसी हुई थीं। तारा के जाने के बाद दक्ष ने एक ऐसा इंसान बनकर उभरा जो दुनिया के सामने तो सफल और मजबूत दिखता था, मगर अंदर से वह अब भी उसी दर्द से जूझ रहा था। दक्ष का माफिया वर्ल्ड में कदम रखना और उसका बादशाह बनना। तारा के जाने और उसके धोखे के बाद दक्ष का दिल पूरी तरह से कठोर हो गया था। पहले जहां वह प्यार और रिश्तों में विश्वास करता था, अब उसे सिर्फ ताकत और पैसा ही दिखाई देता था। वह अब दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था, एक ऐसी पहचान जिसमें न कोई उसे हरा सके और न ही कोई उसकी कमजोरी बने। दक्ष का माफिया वर्ल्ड में पहला कदम। अपने बिजनेस और पैसों की बदौलत दक्ष ने धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। माफिया की दुनिया उसे आकर्षित करने लगी, क्योंकि यहाँ हर चीज का खेल ताकत और डर के इर्द गिर्द घूमता था, और यही वह चाहता था। दक्ष ने सबसे पहले छोटे मोटे अपराधों में निवेश करना शुरू किया, जैसे अवैध व्यापार और स्मगलिंग। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जल्दी ही उसने अपने बिजनेस के नेटवर्क का इस्तेमाल कर माफिया के बड़े बड़े डीलरों से संपर्क बनाए। दक्ष के पास पैसा था, इंटेलिजेंस थी, और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। माफिया में रुतबा बढ़ना। माफिया की दुनिया में दक्ष का नाम तेजी से फैलने लगा। उसकी कड़ी मेहनत, चालाकी और उसकी निर्भीकता ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया। वह उन सभी कामों को अंजाम देने लगा जिन्हें बाकी लोग करने से डरते थे। दक्ष ने अपनी टीम खड़ी की, एक ऐसी टीम जो उसके हर हुक्म का पालन करती और उसके लिए मरने तक को तैयार रहती। जल्द ही उसने न सिर्फ शहर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार और दूसरी अवैध गतिविधियों में भी शामिल हो गया। दक्ष का माफिया बादशाह बनना। कई सालों की कड़ी मेहनत और होशियारी के बाद दक्ष ने माफिया वर्ल्ड में एक ऐसी जगह बना ली थी जहां अब उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उसका नाम ही डर का प्रतीक बन चुका था। वह अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि माफिया का बादशाह बन चुका था। हर बड़ा सौदा, हर अवैध व्यापार और हर अपराधी उसके आदेश के बिना मुमकिन नहीं होता था। माफिया किंग की खासियत। दक्ष ने अपने साम्राज्य को खून और डर से खड़ा किया था। वह एक ऐसा शख्स था जो बिना किसी डर के काम करता था। उसकी योजनाएं इतनी ठोस होती थीं कि उसका कोई दुश्मन उसे पकड़ नहीं पाता था। वह हमेशा अपने कदम सोच समझकर उठाता था। दक्ष की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मानसिक मजबूती। वह जानता था कि किस तरह लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है और किस तरह किसी को अपने खिलाफ जाने नहीं देना है। दक्ष की नई पहचान। अब वह सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि माफिया का सबसे ताकतवर किंगपिन बन चुका था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। प्यार और रिश्तों से वह कोसों दूर था। दक्ष के पास अब दौलत, शोहरत, ताकत और असीमित डर था। इस दुनिया में अगर कुछ मायने रखता है तो वह डर और ताकत, दक्ष खुद से कहता था। तारा के जाने के बाद वह कभी टूट नहीं पाया, बल्कि उसने अपने दर्द और धोखे को अपनी ताकत बना लिया था। दक्ष का साम्राज्य। दक्ष अब न सिर्फ देश के सबसे बड़े माफिया सरगनाओं में से एक था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया नेटवर्क का भी हिस्सा बन चुका था। उसकी ताकत और पकड़ इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। वह एक ऐसा शख्स बन गया था जो हर कानून को तोड़ता और फिर भी कानून की पकड़ से बाहर रहता। दक्ष की सोच। दक्ष अब भावनाओं से परे था। तारा के धोखे ने उसे यह सिखाया था कि इस दुनिया में जो कुछ भी चलता है वह सिर्फ ताकत के दम पर चलता है। अब उसका हर कदम उसके साम्राज्य को और भी बड़ा और ताकतवर बनाने के लिए होता था। उसके पास न दोस्त थे, न परिवार की परवाह। उसे बस एक ही चीज से मतलब था, और वह थी उसकी सत्ता और उसका साम्राज्य। दक्ष का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे अब किसी से कोई डर नहीं था, लेकिन अंदर से वह अब भी अकेला था। तारा का धोखा उसके दिल में आज भी कहीं न कहीं गहरा जख्म दे रहा था। वह हर किसी से दूर अपने ही बनाए गए साम्राज्य के कैद में जी रहा था। अब वह माफिया वर्ल्ड का बादशाह था,
लेकिन इस बादशाहत की कीमत उसने अपने दिल और भावनाओं से चुकाई थी। दक्ष अपने कमरे में गुस्से से भरा हुआ आया, दरवाजा जोर से बंद किया और दीवार के पास जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में तारा की यादें फिर से उभरने लगी थीं। तारा के साथ जो हुआ था, उसने उसके दिल को एक बार तोड़ दिया था, और अब अन्या के साथ रहकर उसे ऐसा लगने लगा था कि वो फिर से उसी दर्दनाक रास्ते पर चल रहा है। तारा की तरह ही अन्या भी एक मासूम लड़की थी, और उसका दिल भी तारा की तरह ही उसके पास आ रहा था। लेकिन इस बार दक्ष को डर था कि कहीं वो फिर से उसी धोखे का शिकार न हो जाए। दक्ष ने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाने लगा, नहीं, एक बार फिर वही गलती नहीं कर सकता। तारा ने जो किया उसे भुलाना आसान नहीं था। मैंने उसे सब कुछ दिया, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? धोखा और दर्द। और अब अन्या, ये सब भी वैसे ही लग रहा है। क्यों ये सब फिर से हो रहा है? कमरे में फैली चुप्पी और उसके दिल की उथल-पुथल उसे अंदर से खाने लगी। उसकी मुट्ठियां एक बार फिर कसने लगीं, जैसे वो अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अन्या उसके जीवन में तारा की जगह लेने लगी थी। नहीं, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे में रखी कुर्सी को जोर से धकेल दिया, जो दीवार से टकराकर गिर गई। मैं फिर से इस दर्द को नहीं सहूंगा। मैं किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। वो दीवार की ओर देखने लगा, जहां तारा के साथ बिताए उसके कुछ पुराने पल जैसे परछाइयों की तरह नजर आने लगे थे। उसे तारा का वो चेहरा याद आया, जब उसने उसका प्रस्ताव ठुकराया था। तारा ने उसे छोड़कर नए दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बना ली थी, लेकिन जब उसे समझ आया कि वो आर्थिक रूप से दक्ष पर निर्भर थी, तो उसने वापस आकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मगर तारा ने दक्ष का प्यार नहीं, बल्कि उसके पैसे चुने थे। ये बात दक्ष को बुरी तरह से तोड़ गई थी। वह जानता था कि तारा उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, फिर भी वह उसे बेनतहा प्यार करता रहा। तारा का चेहरा अचानक अन्या के चेहरे में बदल गया। क्या अन्या भी वही करेगी? दक्ष ने खुद से पूछा। क्या वो भी तारा की तरह मुझे धोखा देगी? लेकिन उसके दिल के एक कोने में कुछ और भी था। उसे अन्या का मासूम चेहरा, उसकी आंखों में छिपा दर्द और उसकी नजरों की सच्चाई याद आई। अन्या तारा जैसी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में शंका थी। वह दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ था। उसकी भावनाएं उसे खुद से लड़ने पर मजबूर कर रही थीं। मैं खुद को फिर से चोट नहीं लगने दूंगा, दक्ष ने ठान लिया। मैं उसे कभी अपने करीब नहीं आने दूंगा। वो भी सिर्फ एक और लड़की है जो मेरे पैसे और ताकत के पीछे होगी। मुझे इस बार सख्त रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिल के अंदर एक हल्की सी टीस उठी। अन्या की आंखों में छिपी मासूमियत उसे बार बार याद आ रही थी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। कमरे में अब सन्नाटा था, और दक्ष वहीं जमीन पर बैठा अपनी उलझनों से जूझ रहा था। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। रेहान हमेशा की तरह मस्ती में था, दादाजी अपनी गंभीरता में, और ममता जी अन्या के लिए कुछ चिंता में। अन्या ने आज सबके लिए खाना बनाया था। वो चुपचाप रसोई से एक एक करके डिशेज लाकर टेबल पर रख रही थी। ममता जी ने खुशी से उसकी ओर देखा और कहा, वाह बेटा, आज तो तुमने सारा खाना खुद ही बना लिया। अब लग रहा है इस घर की असली बहू आ गई है। रेहान ने मजाक में कहा, भाभी देखो तुमने खाना बनाया, मगर अब तुम ही टेस्ट करके बताओ कि खाया जा सकता है या नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगे। अन्या भी हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट दिख रही थी। ममता जी ने रेहान की बात पर डांटते हुए कहा, शरारत मत कर रेहान, ये तुम्हारी भाभी है। वैसे भी जो इतनी मेहनत से कुछ बनाता है, उसे प्यार से खाना चाहिए। रेहान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भाई साहब कहाँ हैं? उन्हें बुला लो, वरना वो बिना खाए ही रह जाएंगे। ममता जी ने अन्या की ओर देखा और कहा, बेटा तुम जाओ और दक्ष को बुला लाओ। हमें सबके साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। अन्या ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, और धीरे धीरे दक्ष के कमरे की ओर चल पड़ी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे पता था कि दक्ष का मूड आज ठीक नहीं है, और उसे बुलाने का मतलब था गुस्से का सामना करना। जैसे ही अन्या दक्ष के कमरे के पास पहुंची, उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि दक्ष अब भी गुस्से में कमरे के कोने में खड़ा था, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए। उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, खाना तैयार है, मम्मी जी ने आपको बुलाया है।
दक्ष ने उसकी बात सुनी, मगर उसकी आंखों में वही गुस्से की लहरें थीं। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे उसे जोर से झकझोरते हुए बोला, तुम क्या सोचती हो? मैं तुम्हारे कहने पर नीचे आ जाऊंगा? तुम क्या समझती हो? तुम्हें इस घर में लाकर मैं कोई एहसान कर रहा हूं? मैं तुम्हें हर बात पर सह लूंगा? दक्ष के जोर से झकझोरने पर अन्या लड़खड़ा गई और उसके पैर कमरे में बिछे कांच के टुकड़ों पर पड़ गए। कांच उसके पैर में चुभ गया और उसकी आंखों से दर्द के आंसू निकल आए, लेकिन उसने चुपचाप सब सह लिया। उसने दक्ष को कुछ भी नहीं कहा। दक्ष का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसने अभी भी खुद को शांत नहीं किया। वो तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। अन्या वहीं खड़ी रही, अपने आंसू पोंछते हुए। उसने दर्द को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि नीचे सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने धीरे धीरे पैर से कांच का टुकड़ा निकाला और अपने आंसू पोंछकर नीचे की ओर चल पड़ी। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे और तभी दक्ष नीचे आया। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, मगर उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। ममता जी ने दक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए तुम। चलो अब सब साथ में खाना खाएंगे। तभी अन्या भी आ गई, अपने दर्द को छुपाते हुए, और चुपचाप बैठ गई। ममता जी ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। रेहान ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक में कहा, अरे भाभी, आप इतनी जल्दी थक कैसे गईं? आपको तो अब हमारे साथ खूब मजे करने होंगे। वैसे भैया को बुलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? अन्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। दक्ष ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उसकी अंदरूनी लड़ाई जारी थी। उसका दिल उसे कह रहा था कि वो अन्या को चोट न पहुंचाए, मगर उसका दिमाग बार बार तारा की याद दिलाकर उसे कठोर बना रहा था। ममता जी ने माहौल को संभालते हुए कहा, चलो सब खाना खाते हैं। अन्या ने इतना मेहनत से खाना बनाया है, इसे बेकार मत जाने देना। खाना खाते वक्त भी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रही। रेहान और दादाजी के बीच मजाक चलता रहा और ममता जी बीच बीच में सबको हंसाने की कोशिश करती रहीं। मगर अन्या और दक्ष के बीच एक अनकहा तनाव बना रहा। दोनों के मन में कुछ था, मगर उन्होंने उसे जाहिर नहीं किया। दक्ष के मन में अभी भी तारा की यादें उभर रही थीं, और अन्या का मासूम चेहरा उसे बार बार याद दिला रहा था कि वो फिर से उसी रास्ते पर है, जहां उसने पहले अपना दिल खो दिया था। मगर इस बार वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। खाना खत्म हुआ, मगर अन्या और दक्ष के बीच का तनाव अभी भी बरकरार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई अगर अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज ही अगले एपिसोड को सुनना है तो कमेंट करें। हम आज ही शाम तक डालने की पूरी कोशिश करेंगे।